सभी लोग लाइव आ जाएंगे, वीडियो को शेयर कर देंगे। सभी लोग तुरंत लाइव आ जाएं, वीडियो को शेयर कर दें। और कैसे चल रही है आप सभी की पढ़ाई? आप लोगों में से काफी लोग ऑलरेडी लाइव आ चुके हैं। शिल्पी गुप्ता जी गुड इवनिंग, पूजा जी गुड इवनिंग, कंचन जी गुड इवनिंग। जी मैं ठीक हूँ। शाम जी गुड इवनिंग, परमिला जी गुड इवनिंग, कंचन जी मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? पढ़ाई कैसे चली है आपकी? कुसुम देवी जी गुड इवनिंग। ईशांत निर्वाल जी जानता हूं ईशांत आपको, आप जाट हैं। लल्ली शर्मा जी गुड इवनिंग। अंशु जी गुड इवनिंग। सभी लोग एक बार वीडियो को शेयर कर देंगे ताकि हमारी संख्या बढ़ सके। सभी लोग एक बार वीडियो को तुरंत शेयर करेंगे, तुरंत शेयर कर दें। और जितने लोग चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लेंगे। तुरंत आप लोग वीडियो शेयर कर दें। ठीक है, चलेंगे पहले प्रश्न की ओर। और पहला प्रश्न है, रामायण को फारसी में अनुवाद किसने करवाया? रामायण को फारसी में अनुवाद किसने करवाया? अबुल फजल बदावनी, अब्दुल लतीफ या इसार दास? तुरंत आप लोग आंसर करेंगे। रामायण को फारसी में अनुवाद किसने करवाया? बहुत ही आसान प्रश्न है, बहुत ही हल्का प्रश्न है, हवा प्रश्न है। तुरंत आप लोग आंसर करेंगे। रामायण को फारसी में अनुवाद किसने करवाया? तुरंत आप लोग आंसर करेंगे 1 सेकंड में। और जितने लोग चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, तुरंत आंसर करेंगे। रामायण को फारसी में अनुवाद किसने करवाया? और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज द राइट। बदायूनी ने रामायण को फारसी में अनुवाद करवाया था, बदायूनी ने। ठीक है जी, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, किस गवर्नर जनरल को रोपड़ में महान रणजीत सिंह को सम्मानित किया था? किस गवर्नर जनरल ने रोपड़ में महान रणजीत सिंह को सम्मानित किया गया था? सुकरचकिया के शासक थे महान रणजीत सिंह, जिनको किसी एक गवर्नर जनरल ने रोपड़ पंजाब में है, आंसर करेंगे। हड़प्पा स्थल भी है रोपड़, आप सभी को याद भी होगा, हड़प्पा स्थल है रोपड़, आंसर करेंगे तुरंत आप लोग। तुरंत आप लोग आंसर कर देंगे। और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज द राइट, विलियम वाइटिंग ने। ठीक है, विलियम वाइटिंग ने रणजीत सिंह को सम्मानित किया था। किसने दोस्तों? तो विलियम वाइटिंग ने। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, आर्य समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई? आर्य समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई दोस्तों? तुरंत आप लोग आंसर करेंगे। बहुत ही आसान प्रश्न है, मुझे उम्मीद है इसका आंसर आप लोग आंख बंद करके भी कर देंगे। तुरंत आप लोग आंसर करेंगे। आर्य समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, केशव चंद्र सेन, ईश्वर चंद्र विद्यासागर? गुड इवनिंग निर्मला जी, आप सभी को गुड इवनिंग। जितने लोग चैनल पे नए हैं स्वागत है उनका। निशा जी गुड इवनिंग, सभी को गुड इवनिंग। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग एंड सपोर्ट। बहुत सारा प्यार दिया आपने चैनल को। मैं कल भी बताया था कि जो भी हम आज हैं वो आपकी बदौलत है, आप लोगों की वजह से हैं। आप सहयोग न करते, हेल्प न करते तो आज हम यहां नहीं होते। आंसर कर देंगे आप लोग। और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज द राइट। स्वामी दयानंद सरस्वती ने, स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1828 में आर्य समाज की स्थापना करी थी। जी दोस्तों, आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने करी थी 1828 में। अगला प्रश्न देखेंगे, अखिल भारतीय महिला सम्मेलन का कहां स्थापित हुआ था? अखिल भारतीय महिला सम्मेलन का कहां होगा? ठीक है, यहां पे दोस्तों कहां होगा? तुरंत आंसर करेंगे। अखिल भारतीय कहानी कब होगा? सॉरी कब होगा ये? ठीक है, अखिल भारतीय महिला सम्मेलन कब स्थापित हुआ था? 1924, 1925, 1926 या 1927? तुरंत आप लोग आंसर करेंगे। 4 नंबर का अखिल भारतीय महिला सम्मेलन कब स्थापित हुआ? और मुझे उम्मीद है इसका राइट आंसर आप कर पाएंगे। संतोष जी गुड इवनिंग। और मुझे उम्मीद है इसका राइट आंसर बहुत ही कम लोग कर पाएंगे, जबकि ये कई बार बताया जा चुका है, कई बार मैंने ही इसका आंसर बताया है। फिर भी देखते हैं आप लोग का आईक्यू लेवल कितने लोग सही करते हैं। और काफी लोगों ने सही किया है। ठीक है, काफी लोगों ने बिल्कुल ऑप्शन डी को राइट माना है। बिल्कुल ऑप्शन डी इज द राइट। अखिल भारतीय महिला सम्मेलन 1927 में हुआ था। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे।
नए भारत का पैगंबर किसे कहा जाता है? बहुत ही आसान प्रश्न है, हलवा प्रश्न है, आंसर करेंगे तुरंत आप लोग। नए भारत का पैगंबर किसे कहा जाता है? दयानंद सरस्वती, श्री रामकृष्ण मिशन, राजा राम सरस्वती या स्वामी विवेकानंद। बहुत ही आसान प्रश्न है, बहुत ही आसान प्रश्न है, गलत नहीं होना चाहिए किसी का भी। गुड इवनिंग रश्मि जी, गुड इवनिंग अनुराधा जी। जी नहीं, ऐसा नहीं है एसके जी, आप सब लोगों ने तो टारगेट विथाजे सर को बनाया है, खड़ा किया आप लोगों ने। आप लोगों के प्यार की वजह से मैं, आप लोग सपोर्ट ना करते, इतना सारा प्यार नहीं देते चैनल को, तो आज हम आपको पढ़ा नहीं रहे होते। थैंक यू सो मच इसके लिए, आप सभी को दिल से धन्यवाद। ऐसा करेंगे आप लोग, नए भारत का पैगंबर किसे कहा जाता है? आप सबको कभी नहीं भूला जा सकता। सब लोग इनसे करेंगे तुरंत, नए भारत का पैगंबर किसे कहा जाता है? और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑप्शन डी होगा इसका, ठीक है, ऑप्शन डी इज द राइट। स्वामी विवेकानंद को नए भारत का पैगंबर स्वामी विवेकानंद को कहा जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, शिया मुसलमानों का पवित्र नगर करबला किस देश में है? शिया मुसलमानों का पवित्र नगर करबला किस देश में स्थित है? तुरंत आप लोग ऐसा करेंगे। मैं चाय पी रहा हूं, अगर किसी को पीना हो तो आप दिल्ली आ सकते हैं। हालांकि एक चाय पीने तो कोई नहीं आएगा, लेकिन कोई आसपास है, अगर कोई दिल्ली में है तो आप हमसे मिलें। अगर कोई दिल्ली में रहता है तो आप हमसे जरूर मिलें, अच्छा लगेगा मिलके। शिया मुसलमानों का पवित्र नगर करबला किस देश में है? और इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, इराक में। जी दोस्तों, इराक में स्थित है, ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट। अगला प्रश्न देखेंगे, जिला न्यायालयों के न्यायाधीश की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? जिला न्यायालयों की न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? जिला न्यायालय डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राज्यपाल, मुख्यमंत्री, विधि मंत्री या राष्ट्रपति? बहुत ही आसान प्रश्न है, हलवा प्रश्न है, उम्मीद है कि इसका आंसर सभी लोग कर पाएंगे। तुरंत आप लोग आंसर करेंगे। थैंक यू एसके जी, थैंक यू सो मच जी। लवली जी, काश हो पाता, मे भी कभी होता है, हो सकता है हो जाए ऐसा कि ऑनलाइन हम सेंड करें चाय वाय भी। आंसर करेंगे आप लोग, जिला न्यायालयों के न्यायाधीश की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राज्यपाल के द्वारा। हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से सलाह लेकर राज्यपाल जिला न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है, ठीक है दोस्तों, ऑप्शन इज द राइट। अगला प्रश्न देखेंगे, जिला न्यायाधीश किसके नियंत्रण के अधीन होते हैं? बहुत ही आसान प्रश्न है, हलवा प्रश्न है ये भी। जी परवेज जी, थैंक यू सो मच। आंसर करेंगे आप, जिला न्यायाधीश किसके नियंत्रण के अधीन होते हैं? राज्य सरकार, उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय या फिर राज्यपाल? बहुत ही हलवा प्रश्न है जी। प्रिया जी, आप कोई बात नहीं, जब भी आप लोगों को टाइम मिले आप जरूर मिले हमसे, अच्छा लगेगा, क्योंकि आप लोगों ने खड़ा किया, आपने सहयोग किया है। जी मैं ठीक हूं मुनीब जी, आप कैसे हैं बताएं। आंसर करेंगे आप लोग, और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उच्च न्यायालय के अधीन, ठीक है, इनके अधीक्षण की शक्ति दिया गया है उच्च न्यायालय को, ठीक है। तो जिला न्यायालय जो होते हैं वो उच्च न्यायालय के अधीन काम करते हैं, ठीक है, इनके निरीक्षण उच्च न्यायालय करता है। अगला प्रश्न है, ओजोन छिद्र कहां स्थित है? ओजोन छिद्र कहां स्थित है? आर्कटिक के ऊपर, अंटार्कटिका के ऊपर, भारत के ऊपर या अलास्का के ऊपर? बहुत ही हलवा प्रश्न है, उम्मीद है सभी लोग राइट आंसर करेंगे। जी अलका जी, मैं बुराड़ी दिल्ली में रहता हूं। जी हलवा ही है, क्वेश्चन बहुत हल्के हैं, थोड़े भारी नहीं है, बिल्कुल हल्के हैं। सोनी जी बिल्कुल हल्के प्रश्न है, हाँ, लेकिन आपके लिए हो सकते हैं थोड़े टफ हो, लेकिन हाँ अगर ये सारे प्रश्न आप कर लेते हैं तो आपको कोई नहीं रोक पाएगा सिलेक्शन से, क्योंकि ये जीएस आपकी मेरिट बनाएगी, मेरिट यहीं से आपकी बनेगी, समझ लीजिए, क्योंकि आप अपने सब्जेक्ट में काफी अच्छे होते हैं सभी लोग। थैंक यू सो मच सपोर्ट के लिए और कॉम्प्लीमेंट के लिए। आंसर कर देंगे तुरंत आप लोग। थैंक यू अलका जी, थैंक यू सो मच। ओजोन छिद्र कहां स्थित है? और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अंटार्कटिका के ऊपर। अंटार्कटिका के ऊपर सबसे नीचे आप देखेंगे साउथ पोल, साउथ पोल में सबसे नीचे देखेंगे तो अंटार्कटिका दिख जाएगा, और यहीं पे स्थित है दोस्तों, ठीक है। और यहां पे भारत के 3 शोध भी स्थित है, 3 शोध संस्थान यहां पे स्थित है। अगला प्रश्न देखेंगे, हीरे का सबसे बड़ा व्यापार केंद्र कहां है? हीरे का सबसे बड़ा व्यापार केंद्र कहां है? किबरली, एंटवर्प, पेरिस या डरबन? तुरंत आंसर करेंगे आप लोग।
जी अनामिका जी, थैंक यू। आंसर करें, हीरे का सबसे बड़ा व्यापार केंद्र कहां है? और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एंटवर्प में। एंटवर्प में हीरे का सबसे बड़ा व्यापार केंद्र है। अगला प्रश्न देखेंगे, कान्हा नेशनल पार्क कहां स्थित है? कान्हा नेशनल पार्क कहां स्थित है? बहुत ही आसान प्रश्न है, हलवा प्रश्न है ये भी, ये किसी का गलत नहीं होना चाहिए। तुरंत आप लोग आंसर करेंगे, कान्हा नेशनल पार्क कहां स्थित है? तुरंत आप लोग आंसर करेंगे, कान्हा नेशनल पार्क कहां स्थित है? और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज द राइट, मध्य प्रदेश में। कहां स्थित है? मध्य प्रदेश में स्थित है कान्हा नेशनल पार्क। अगला प्रश्न देखेंगे, होम्योपैथी के जनक कौन है? होम्योपैथी के जनक कौन है? तुरंत आप लोग आंसर करेंगे और ऐसा कर देंगे आप लोग, होम्योपैथी के जनक कौन है? सैमुअल हनीमैन, चरक, हिप्पोक्रेटस या सुश्रुत? आंसर कर देंगे तुरंत आप लोग। और आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लेंगे। और प्लीज सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि अभी तक वीडियो को काफी लोगों ने लाइक नहीं किया। और आप सभी को थैंक यू सो मच। आंसर करेंगे आप, होम्योपैथी के जनक कौन है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन इज द राइट, सैमुअल हनीमैन। सैमुअल हनीमैन होम्योपैथी के जनक हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्न में से फफूंदी द्वारा किसका उत्पादन होता है? निम्न में से फफूंदी द्वारा किसका उत्पादन होता है? क्लोरोफॉर्म, ग्लिसरीन, पेनिसिलिन या क्विनोन? तुरंत आप लोग आंसर करेंगे, फफूंदी द्वारा किसका उत्पादन होता है? बहुत ही आसान प्रश्न है, आंसर कर देंगे आप। और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पेनिसिलिन का। फफूंदी के द्वारा पेनिसिलिन का उत्पादन किया जाता है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। गीत गोविंद के लेखक हैं, गीत गोविंद के लेखक कौन है? बढ़िया प्रश्न है, तुरंत आप लोग आंसर करेंगे। हल्का तो नहीं है पर प्रश्न अच्छा, तुरंत आप लोग आंसर करेंगे। जी एसके जी करिए, भूख लग रही है सर, जल्दी से क्लास करवाएं। जी बिल्कुल, जल्दी करवाएंगे। आंसर कर देंगे, गीत गोविंद के लेखक कौन है? जयदेव कल्लड़, कालिदास या राजा राव? और इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज द राइट, जयदेव। गीत गोविंद के लेखक हैं जयदेव। अगला प्रश्न देखेंगे, इसमें से किस शहर में मोती मस्जिद स्थित है? बहुत ही आसान प्रश्न है, बहुत ही आसान। तुरंत आप लोग आंसर करेंगे। अच्छा अलका जी, पहले आप बुराड़ी में रहते थे, कोई बात नहीं, जब भी आप इधर आएंगे आप बताएंगे। आंसर करेंगे आप, इसमें से किस शहर में मोती मस्जिद स्थित है? और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज द राइट, आगरा में। आगरा में मोती मस्जिद स्थित है। एक और बात बता दूं कि दिल्ली के लाल किले में भी मोती मस्जिद स्थित है। ठीक है दोस्तों, तो मोती मस्जिद बेसिकली जो है वो आगरा में स्थित है, लेकिन अगर यहां पे दिल्ली होता तो उसको आप में दिल्ली लगाना होता। दोनों एक साथ कभी नहीं है, आगरा और दिल्ली दोनों एक साथ नहीं आएगा। जब आगरा रहे तो आगरा लगाना है, दिल्ली रहे तो दिल्ली लगाना है दोस्तों। अगला प्रश्न देख लेंगे, निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट ने हिंदी संगीत की रचना की थी? हिंदी संगीत की रचना निम्न में से किस मुगल सम्राट ने करी थी? तुरंत आप लोग आंसर करेंगे, बाबर, अकबर, जहांगीर या शाहजहां? बहुत ही आसान प्रश्न है, यह प्रश्न भी बताया जा चुका है। जी चौधरी हंस जी, दिल्ली में हम बुराड़ी में रहते हैं, बुराड़ी थाने के पीछे। आंसर करेंगे आप लोग। और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जहांगीर ने। ठीक है, जहांगीर ने हिंदी संगीत की रचना करी थी। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देखेंगे, संत पाल को कहां मौत की सजा दी गई थी? संत पाल को कहां मौत की सजा दी गई थी? रोम, इफिसुस, क्यूसैडासी या यरूशलेम? तुरंत आप लोग आंसर करेंगे, संत पाल को कहां मौत की सजा दी गई थी? क्रिश्चियन धर्मगुरु थे ये संत पाल, इनको कहां मौत की सजा दी गई? और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज द राइट, रोम में। रोम में इनको मौत की सजा दी गई थी। क्रिस्टोफर कोलंबस कहां का था? क्रिस्टोफर कोलंबस कहां का था? तुरंत आप लोग आंसर करेंगे। जी सपना जी, बिल्कुल आंसर करेंगे आप। क्रिस्टोफर कोलंबस जिसने अमेरिका की खोज करी।
कहां का था? और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज द राइट। जिनेवा का कहां का था दोस्तों? तो ये जिनेवा का निवासी था। अगला प्रश्न लिखेंगे, भारतीय संविधान के अनुसार भारत एक धार्मिक राज्य है, धर्मनिरपेक्ष राज्य है, पूंजीवादी राज्य है या फिर कुलीन तंत्र राज्य है? तुरंत आप लोग आंसर करेंगे। भारतीय संविधान के अनुसार भारत एक धार्मिक राज्य है यानी धर्म को मान्यता देता है, धर्मनिरपेक्ष राज्य यानी धर्म को मान्यता नहीं देता, या पूंजीवादी राज्य है या फिर कुलीन तंत्र राज्य है? देखते हैं कितने लोग इसका सही आंसर कर पाते हैं। और मैक्सिमम लोगों ने बिल्कुल राइट आंसर किया। ऑप्शन बी इज द राइट, धर्मनिरपेक्ष राज्य है। भारत में सभी धर्म को समान संरक्षण दिया गया है, किसी भी धर्म को विशेष मान्यता नहीं दी गई है। ठीक है, अगला प्रश्न लिखेंगे, निम्न में से किसने संविधान सभा के समक्ष उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था? निम्न में से किसने संविधान सभा के समक्ष उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था? जवाहरलाल नेहरू, बी आर अंबेडकर, वी.एन. राव या महात्मा गांधी? तुरंत आप प्रश्न करेंगे। बहुत ही आसान प्रश्न है, प्रश्न आसान है, आंसर कर देंगे। संविधान सभा के समक्ष उद्देश्य प्रस्ताव किसने पेश किया था? और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज द राइट, जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव को पेश किया था। और इसी के चलते ये हमारी जो प्रियम्बल है ये वही उसी का पार्ट है, वही हिस्सा है। अगला प्रश्न लिखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार में शामिल नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार फंडामेंटल राइट्स में शामिल नहीं है? समता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, हड़ताल करने का अधिकार या धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार? तुरंत आप लोग आंसर करेंगे और सभी लोग एक बार वीडियो को भी शेयर कर देंगे। बहुत ही आसान प्रश्न है, आंसर करेंगे तुरंत आप लोग। निम्नलिखित में से कौन सा फंडामेंटल राइट्स का जिक्र किया गया 12 से 35 तक, अनुच्छेद 12 से 35 तक में फंडामेंटल राइट्स का जिक्र किया गया, जिसमें आपके अधिकारों की बात करी गई है। और इनमें इसके उल्लंघन पर सुप्रीम कोर्ट आपके साथ खड़ा होता है, क्योंकि इसके संरक्षण के लिए सुप्रीम कोर्ट उत्तरदायी है। और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज द राइट। हड़ताल करने का अधिकार आपका मौलिक अधिकार नहीं है। बाकी समता का अधिकार, राइट टू इक्वेलिटी, शोषण के विरुद्ध अधिकार और धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, यानी किसी भी धर्म को आप अपना सकते हैं। ठीक है, ये सारी बातें आपके मूल अधिकार में शामिल है। अगला प्रश्न लिखेंगे दोस्तों, भारत में सूचना का अधिकार कब अधिनियमित हुआ यानी लागू हुआ? 15 अगस्त 2005 को, 15 मार्च 2005 को, 15 जून 2005 को या 15 जुलाई 2005 को? राइट टू इंफॉर्मेशन आर्टिकल 19 में आता है, आपके आर्टिकल 19 में आता है। विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में शामिल है ये सूचना का अधिकार। कब ये पारित हुआ था, लागू हुआ था? आंसर करेंगे आप। 15 अगस्त 2005, 15 मार्च 2005, 15 जून 2005 या 15 जुलाई 2005? और इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज द राइट। 15 जून 2005 को राइट टू इंफॉर्मेशन यानी कि सूचना का अधिकार अधिनियमित किया गया था। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देखेंगे। और प्लीज एक बार वीडियो को आप लोग शेयर कर दें और प्लीज एक बार लाइक कर दें। अभी तक सभी लोगों ने लाइक नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट है एक बार वीडियो को लाइक कर देंगे। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, लोकसभा में किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में मंजूरी निम्न में से कौन देता है? लोकसभा में किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में मंजूरी कौन देता है? राष्ट्रपति, वित्त मंत्री, प्रधानमंत्री या लोकसभा का अध्यक्ष? यानी एक मोटा मोटी शब्द में हम बोले तो कौन ये बताता है कि ये धन विधेयक है और ये सामान्य विधेयक है? यानी धन विधेयक को कौन परिभाषित करता है? आंसर करेंगे आप लोग। थैंक यू कंचन जी, आंसर करेंगे। लोकसभा में किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में मंजूरी निम्न में से कौन देता है? और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लोकसभा का अध्यक्ष। लोकसभा का अध्यक्ष धन विधेयक को मंजूरी प्रदान करता है। ठीक है दोस्तों, और आप सभी को पता है कि धन विधेयक केवल लोकसभा में पेश किया जा सकता है। ठीक है, राज्यसभा में यह पेश नहीं किया जा सकता। अगला प्रश्न देखेंगे। थैंक यू अमृता जी, थैंक यू सो मच। संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम अंतराल की अवधि क्या है? यानी कि संसद कितने अंतराल, मिनिमम अधिकतम कितने अंतराल के बाद बैठती है? अनंता सिंह जी, थैंक यू सो मच, आंसर कर देंगे आप। संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम अंतराल की अवधि क्या है? यानी कितने से अधिक समय नहीं होना चाहिए बैठने का?
और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट। संसद के दो सत्रों के बीच अधिकतम अंतराल की अवधि है 6 माह, यानी कि 6 माह से ज्यादा नहीं होना चाहिए अंतराल, ठीक है, इससे बीच में बैठक होनी चाहिए। तो कई बार प्रश्न घुमा के पूछता है कि साल में कितनी बैठकें कम से कम संसद की होनी चाहिए, तो याद रखिएगा 2, ठीक है, क्योंकि 6 माह में एक बैठक कम से कम अनिवार्य है, ठीक है। लिखेंगे कितने देश संयुक्त राष्ट्र महासभा के सदस्य हैं? कितने देश संयुक्त राष्ट्र महासभा के सदस्य हैं? 190, 191, 192 या 193? तुरंत आप लोग आंसर करेंगे। यूएनओ के कितने सदस्य देश हैं? तुरंत आप लोग आंसर करेंगे। बहुत ही आसान प्रश्न है। यूएनओ के कितने सदस्य देश हैं? तुरंत आप लोग आंसर करेंगे और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन और 25 का डी, 193। कितने दोस्तों? तो 193 देश संयुक्त राष्ट्र महासभा के मेंबर हैं। अगला प्रश्न देखेंगे। गिर का वन शेरों के लिए प्रसिद्ध है या किस राज्य में अवस्थित है? गिर का वन शेरों के लिए एकमात्र गिर ऐसा प्लेस है जहां पे शेर, एशियाई शेर पाए जाते हैं, या किस राज्य में स्थित है? झारखंड, छत्तीसगढ़, गुजरात या फिर असम? तुरंत आप लोग आंसर करेंगे। आसान प्रश्न है, तुरंत आप लोग आंसर करेंगे और प्लीज एक बार वीडियो को अप्लाई कर दें। थैंक यू। फन विद पांडे जी, गिर का वन शेरों के लिए प्रसिद्ध है या किस राज्य में स्थित है? और इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज द राइट। गुजरात राज्य में एकमात्र गिर ऐसा क्षेत्र है जहां पे एशियाई शेर पूरे भारत में पाए जाते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे। चाय और कॉफी के ज्यादा सेवन से इनमें से किसकी कमी हो जाती है? चाय और कॉफी के ज्यादा सेवन से इनमें से किसकी कमी हो जाती है? विटामिन बी, कैल्शियम, विटामिन या फिर एल्बुमिन? विटामिन सी, एल्बुमिन, कैल्शियम या विटामिन बी? तुरंत आप लोग आंसर करेंगे। हालांकि 2-3 चाय तो मैं खुद पीता हूं, लेकिन कम पीना चाहिए चाय, आप सबको बता रहे हैं। अगर कम पिए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। आंसर कर देंगे आप और इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज द राइट। कैल्शियम की ज्यादा चाय और कॉफी पीने से कैल्शियम की कमी हो जाएगी, हड्डियां कमजोर हो जाएंगी, ध्यान रखना आपको। अगला प्रश्न देखेंगे। स्कर्वी किस विटामिन की कमी से होता है? स्कर्वी किस विटामिन की कमी से होता है? बहुत ही आसान प्रश्न है, तुरंत आप लोग आंसर कर देंगे। स्कर्वी किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन डी, विटामिन के, विटामिन ई या विटामिन सी? तुरंत आप लोग आंसर कर देंगे। बढ़िया प्रश्न है। स्कर्वी किस विटामिन की कमी से होता है? तुरंत आप करेंगे आंसर और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज द राइट। विटामिन सी की कमी से, ठीक है, विटामिन सी की कमी से होता है स्कर्वी रोग, ठीक है दोस्तों। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, सन 1526 में पानीपत का युद्ध बाबर और किसके बीच हुआ था? बहुत ही आसान प्रश्न है, गलत किसी का भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि कल हमने इस प्रश्न का आंसर भी बताया था। तुरंत आप लोग आंसर करेंगे, तुरंत आप आंसर करेंगे। सन 1526 ईस्वी में पानीपत का युद्ध बाबर और किसके बीच में हुआ था? बहुत ही आसान प्रश्न है और लगभग सभी ने राइट आंसर दिया, बिल्कुल, बहुत बढ़िया, अनबिलीवेबल, बहुत बढ़िया। ऑप्शन डी इज द राइट। इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में, इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में हुआ था पानीपत का प्रथम युद्ध, ठीक है दोस्तों, 1526 में। और इब्राहिम लोदी की हार हुई और बाबर ने नींव रखी मुगल वंश की, ठीक है, मुगल वंश की बाबर ने नींव रख दी। अगला प्रश्न देखेंगे। कृष्णदेवराय ने हम्पी में कृष्णा स्वामी मंदिर का निर्माण करवाया, जो वर्तमान में किस राज्य में अवस्थित है? तुरंत आप लोग आंसर करेंगे। कृष्णदेवराय ने हम्पी में कृष्णा स्वामी मंदिर का निर्माण करवाया, जो वर्तमान में किस राज्य में स्थित है? और इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, हम्पी। हम्पी का कृष्ण स्वामी का मंदिर
कर्नाटक राज्य में, हम्पी कर्नाटक राज्य में स्थित है, वहीं पे है कृष्णा स्वामी का मंदिर। अगला प्रश्न लिखेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न, तालीकोटा का प्रसिद्ध युद्ध लड़ा गया था। तालीकोटा का प्रसिद्ध युद्ध लड़ा गया था 1565 में, 1575 में, 1585 में या 1570 में? तुरंत आप लोग आंसर करेंगे। बढ़िया प्रश्न है और आप लोग की पढ़ाई काफी अच्छी चल रही है। थैंक यू सो मच। रिवीजन करते रहना आप लोगों को, जैसे मैं बार बार कहता हूं, क्योंकि जब तक आप रिवीजन नहीं करेंगे चीजों को याद नहीं रख पाएंगे लंबे समय तक, और आपको लंबे समय तक याद रखना है। ठीक है दोस्तों, और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज द राइट। 1565 ईस्वी में, 1565 ईस्वी में तालीकोटा का प्रसिद्ध युद्ध लड़ा गया था। अगला प्रश्न देखेंगे, किसने कहा था कि भारत की आत्मा गांव में निवास करती है? बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, ये तो आप लोग आंसर कर देंगे। इसका आंसर बहुत ही आसान है, आप सभी कर देंगे, उम्मीद है मुझे। आंसर करेंगे आप। भारत की आत्मा गांव में निवास करती है, किसने कहा था? विनोबा भावे, जयप्रकाश नारायण, जवाहरलाल नेहरू या महात्मा गांधी जी ने? तुरंत आप लोग कर देंगे आंसर। और इसका राइट आंसर हो जाएगा जी, बिल्कुल मैराथन होगी एसके जी, सैटरडे को होगी मैराथन, सैटरडे को मैराथन होगी मेरी भी, बताया जाएगा आपको, टाइमिंग बता दिया जाएगा। सैटरडे को होगी, याद रखिएगा आप लोग। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न रखे जाएंगे, 200 प्रश्न रखे जाएंगे मैराथन में, 200 प्रश्न होंगे, 2 से 2.5 घंटे में करवाए जाएंगे। तुरंत आप लोग आंसर करेंगे। भारत की आत्मा गांव में निवास करती है, और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। महात्मा गांधी जी ने कहा था कि भारत की आत्मा गांव में निवास करती है। अगला प्रश्न देखेंगे, दिल्ली में केंद्रीय सचिवालय के उत्तरी और दक्षिणी ब्लॉक का वास्तुकार कौन था? दिल्ली में केंद्रीय सचिवालय, सेंट्रल सेक्रेटेरिएट के उत्तरी और दक्षिणी ब्लॉक का वास्तुकार कौन था? और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज द राइट, सर एडवर्ड लुटियंस, और इसी ने संसद भवन का भी डिजाइन तैयार किया था। अगला प्रश्न देखेंगे, भारत का पहला रक्षा मंत्री कौन था? भारत का पहला रक्षा मंत्री कौन था? तुरंत आप लोग आंसर करेंगे जी, बिल्कुल ऐसे आएंगे प्रश्न, तुरंत आप लोग आंसर करेंगे। अच्छा, पिंकी जी कह रही हैं एग्जाम है सैटरडे को, ठीक है, आप बता दीजिए कितने लोग का एग्जाम है, और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज द राइट। बलदेव सिंह, भारत का पहला रक्षा मंत्री, डिफेंस मिनिस्टर बलदेव सिंह जी थे। अगला प्रश्न देखेंगे, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई है लगभग 8,820 मीटर, 8,850 मीटर, 8,830 मीटर या 8,840 मीटर? तुरंत आप लोग आंसर करेंगे। और ये प्रश्न तो बहुत ही हलवा है, इसका आंसर तो किसी का भी गलत नहीं होना चाहिए। मैं ध्यान से देखूंगा, सबका आंसर देख रहा हूं मैं, देख रहे हैं कितने लोग सही करते हैं इसका आंसर, और काफी लोग इसमें भी गलत कर रहे हैं। कई लोग सी लगा रहे हैं, कई लोग ए लगा रहे हैं, ये ठीक नहीं। इतना इजी प्रश्न आप सभी को पता होना चाहिए, ठीक है। और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज द राइट, 8,850 मीटर, ठीक है, 8,850 मीटर है माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई, हिमालय पर्वत की सर्वोच्च, और दुनिया की भी ये सर्वोच्च चोटी है। नेपाल में स्थित है। किस देश में स्थित है? नेपाल में। कई बार पूछता है कि हिमालय पर्वत की सर्वोच्च चोटी माउंट एवरेस्ट किस देश में स्थित है, तो ये नेपाल में स्थित है, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे, कई जगह ये 8,848 मीटर भी देता है, ठीक है। तो अगर 8,848 मीटर है तो आप ये भी लगा सकते हैं, लेकिन जब 8,848 रहेगा तो 50 नहीं रहेगा। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के लेक डिस्ट्रिक्ट के रूप में जाना जाता है? लेक डिस्ट्रिक्ट, झील जिला के रूप में कौन जाना जाता है? नैनीताल, शिमला, सिक्किम या माथेरान? और इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज द राइट, नैनीताल को लेक डिस्ट्रिक्ट के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, भारत की सबसे लंबी झील कौन सी है? बहुत ही आसान प्रश्न है, बहुत ही आसान प्रश्न है। भारत की सबसे लंबी झील कौन सी है? पेंगोंग झील, पुलिकट झील, कोलुरु झील या वेम्बनाड झील? तुरंत आप लोग आंसर करेंगे। आसान प्रश्न है बहुत ज्यादा। भारत की सबसे लंबी झील कौन सी है?
और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज द राइट। वेम्बनाड झील, वेम्बनाड झील सबसे बड़ी सबसे लंबी झील है। और कहां स्थित है ये, कहां स्थित है? तुरंत कमेंट बॉक्स में लिखें कहां स्थित है वेम्बनाड झील। मैं आपको मैप भी बता दे रहा हूं, ये आपका नीचे भारत का निचला हिस्सा। अब बताएंगे आप कहां स्थित है ये। और इसका आंसर हो जाएगा यहां केरल में, केरल में यहां किनारे स्थित है वेम्बनाड झील। ठीक है, यहां पे नाव प्रतियोगिता भी होता है। अगला प्रश्न देखेंगे, केबू लामजाओ जो विश्व का एक अकेला तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है कहां पर है? देखते हैं कितने लोग इसका सही आंसर कर पाते हैं। बहुत ही आसान प्रश्न है, कोई बात नहीं कंचन जी, गलत होता है तुरंत आप लोग आंसर करेंगे। जी बिल्कुल, केरल में स्थित है। सबाना जी आंसर करें, केबुल लामजाओ जो विश्व का अकेला तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है, नेशनल पार्क है, कहां पर है? और इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, मणिपुर में। मणिपुर में, नेट पर ये गूगल करिएगा, देखिए कितना बढ़िया लगता है ये राष्ट्रीय उद्यान, तैर रहा है, पानी के ऊपर है ये। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्न में से कौन सा कर केंद्रीय सरकार की आय का सबसे बड़ा स्रोत है? निम्न में से कौन सा कर केंद्रीय सरकार की आय का सबसे बड़ा स्रोत है? प्रत्यक्ष कर, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क या मनोरंजन कर? ठीक है, ये एक्चुअली क्वेश्चन पुराना है, वर्तमान में आएगा तो जीएसटी भी आएगा। ठीक है, तो आपको जीएसटी लगाना है। ठीक है, अगर वर्तमान में ये आता है तो जीएसटी भी शामिल होगा, अगर जीएसटी नहीं होगा तो ए हो जाएगा। ठीक है, अगर जीएसटी आंसर में नहीं है तो आपको ए लगाना है, और अगर जीएसटी आंसर में आपको जीएसटी लगाना है। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्न में से कौन सा कर राज्य सरकार द्वारा लगाया जाता है? निम्न में से कौन सा कर राज्य सरकार द्वारा लगाया जाता है? मनोरंजन कर, संपदा कर, आयकर या निगम कर? आंसर करेंगे तुरंत सभी लोग। निम्न में से कौन सा कर राज्य सरकार द्वारा लगाया जाता है? और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज द राइट, मनोरंजन कर। मनोरंजन कर पे राज्य का एकाधिकार होता है, राज्य अपनी मर्जी से इसे लगाता है या आरोपित करता है। ठीक है दोस्तों, देखते हैं कई बार कोई मूवी रिलीज होती है तो कई सारी राज्य की सरकारें निःशुल्क कर दी जाती हैं, क्योंकि फिर लिखी जाती हैं कि भाई आप हमारे यहाँ देखो, हम इसको निःशुल्क, इस पर कोई भी टैक्स नहीं लेंगे। तो आप जब हॉल में जाते हैं तो काफी कम पैसे में आपको टिकट मिल जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, बिंबिसार किस वंश का शासक था? बिंबिसार किस वंश का शासक था? जी बिल्कुल कंचन जी, अजय कुशवाहा नाम है मेरा। आंसर करेंगे, बिंबिसार किस वंश का शासक था? हर्यक मौर्य, शुंग या नंद? तुरंत आप लोग आंसर करेंगे। जी सुमन जी बिल्कुल सही, एनएम के लिए स्पेशली ये क्लासेस ही हो रही हैं उस चीज के लिए। आंसर करेंगे, बिंबिसार किस वंश का शासक था? और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज द राइट, हर्यक वंश का। हर्यक वंश का बिंबिसार शासक ही भी था और इसी ने इस वंश की स्थापना भी करी थी। ठीक है, तो हर्यक वंश का पहला शासक ही बिंबिसार था। अगला प्रश्न देखेंगे, आजाद हिंद फौज की स्थापना कहां की गई थी? आजाद हिंद फौज की स्थापना कहां की गई थी? सिंगापुर, थाईलैंड, ब्रिटेन या इटली में? बहुत ही आसान प्रश्न है, आंसर करेंगे तुरंत। जी ज्योति जी बताएं क्या पूछ रहे हैं आप, बता दे, पूछ लें, दोबारा देखा नहीं मैंने आपका कमेंट। आंसर करेंगे आप, और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज द राइट, सिंगापुर में। ठीक है, आजाद हिंद फौज के का स्थापना सिंगापुर में किया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? बीएचयू के संस्थापक कौन थे? बहुत ही आसान प्रश्न ऑलरेडी करवाया जा चुका है। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज द राइट, मदन मोहन मालवीय। मदन मोहन मालवीय जी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक थे। इन्हीं के प्रयासों के माध्यम से बनारस हिंदू विश्वविद्यालय स्थापित किया गया था। अगला प्रश्न है, भारत में किस शहर को महलों का शहर के नाम से भी जाना जाता है? भारत में किस शहर को महलों का शहर के नाम से भी जाना जाता है? जयपुर, कोलकाता, ग्वालियर या फिर उदयपुर? आंसर करेंगे तुरंत। भारत में किस शहर को महलों के शहर के नाम से भी जाना जाता है? जयपुर, कोलकाता, ग्वालियर या उदयपुर?
और इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज द राइट, कोलकाता। और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों में से मुझे उम्मीद पहले से ही था कि आप लोगों में से काफी लोग जयपुर को लगाएंगे, लेकिन ये गलत है। ठीक है दोस्तों, कलकत्ता को। ठीक है, कोलकाता को, जो वर्तमान में कोलकाता है, इसको महलों के शहर के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे। इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, तुरंत एक बार वीडियो को लाइक कर दें। अभी तक काफी लोगों ने लाइक नहीं किया है। और जैसे कि मैं पहले ही बता चुका हूं, टारगेट विथ अजय सर 2.0 जो है आपका नया चैनल, इसको भी आप सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है दोस्तों, ठीक है, चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारत की वित्तीय राजधानी है, भारत की वित्तीय राजधानी है, फाइनेंशियल कैपिटल, मुंबई, चेन्नई, दिल्ली या चंडीगढ़। बहुत ही आसान प्रश्न है। भारत की वित्तीय राजधानी, फाइनेंशियल कैपिटल। जी बिल्कुल सोनी जी, लाइक करने में क्या जाता है, तुरंत आप लोग आंसर करेंगे। और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज द राइट, मुंबई। भारत की वित्तीय राजधानी मुंबई है। अगला प्रश्न लिखेंगे। एक्चुअली थोड़ा सा टेक्निकल फॉल्ट हो गया था, इस वजह से वीडियो हट गया था। अगला प्रश्न लिखेंगे। निम्न में से किस शहर में भारत का प्रथम डाकघर एटीएम खोला गया? डाकघर एटीएम जिसका संचालन डाक विभाग द्वारा किया जा रहा है, किस शहर में खोला गया है? चेन्नई, नई दिल्ली, हैदराबाद या मुंबई? तुरंत आप लोग आंसर करेंगे। जी देखते हैं एकता जी, थोड़ा सा आप लोग के कमेंट इतने तेज आते हैं कि सबका देखना थोड़ा सा टफ हो जाता है, इसके लिए माफी चाहते हैं। जी बिल्कुल सुबी जी, आप टेलीग्राम से आप ज्वाइन कर सकते, टेलीग्राम ज्वाइन करके आप वहां पे पीडीएफ ले सकते हैं। तुरंत आप लोग आंसर करेंगे किस शहर में, और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। सबसे पहले चेन्नई में। आप लोग सुने होंगे कि पहले जो डाकघर थे उसको बदलकर पोस्ट पेमेंट डाक मतलब पोस्ट पेमेंट बैंक कर दिया गया है, तो वो पहली बार एटीएम खोला है जिसका संचालन वो स्वयं कर रहा है, और ये चेन्नई में खोला गया है। अगला प्रश्न देखेंगे। गुजरात में साबरमती आश्रम की स्थापना गांधी जी ने किस वर्ष की थी? गुजरात में साबरमती आश्रम की स्थापना गांधी जी ने किस वर्ष की थी? और आप सभी को पता है, गांधी जब दक्षिण अफ्रीका से आए थे तो उन्होंने करी थी साबरमती आश्रम की स्थापना, और वहीं पे इन्होंने निवास किया था, अपने घर महलों के बजाय। आंसर करेंगे आप। गुजरात में साबरमती आश्रम की स्थापना गांधी जी ने किस वर्ष की थी? और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1917 में। ऑप्शन बी इज द राइट, 1917 में। और गांधी जी 1915 में आए थे, दक्षिण अफ्रीका थे, और 1917 में ही इन्होंने चंपारण सत्याग्रह किया था। अगला प्रश्न देखेंगे। कलकत्ता, बंबई और मद्रास में उच्च न्यायालयों की स्थापना की गई थी। कलकत्ता, बंबई और मद्रास में उच्च न्यायालयों की स्थापना की गई थी 1935 में, 1919 में, 1892 में या 1861 में? तुरंत आप लोग आंसर करेंगे। बहुत ही आसान प्रश्न है, जिनका कमेंट हम नहीं पढ़ पाते उनसे हम क्षमा चाहते हैं। विकास जी, आप सभी को पता है नंबर, तुरंत आप लोग आंसर कर देंगे पहले। जी नोट कर सकते हैं हम नंबर, आंसर करें। कलकत्ता, बंबई, मद्रास में उच्च न्यायालयों की स्थापना की गई थी। व्हाट्सएप करके आप कुछ भी पूछ सकते हैं। और इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज द राइट, 1861 में कलकत्ता, बंबई और मद्रास में उच्च न्यायालयों की स्थापना की गई थी 1861 में। अगला प्रश्न लिखेंगे। किस वर्ष में भारत के राष्ट्रपति ने आंतरिक अव्यवस्था के कारण आपात स्थिति लागू की थी? आपातकाल किस वर्ष किया गया था? आंतरिक अव्यवस्था के कारण। और मैं हिंट दे दूं कि इंदिरा गांधी के शासनकाल में हुआ था, और स्वर्ण सिंह समिति गठित की गई थी इसकी जांच के लिए। बहुत सारे हिंट दे दिए, आंसर करेंगे आप। किस वर्ष में राष्ट्रपति ने आंतरिक अव्यवस्था के कारण
आपात स्थिति यानी कि आर्टिकल 352 लागू किया था। और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज द राइट। 1975 में, ठीक है दोस्तों, 1975 में इंदिरा गांधी के सुझाव पर, इंदिरा गांधी की सरकार थी इस समय, किया गया था। अगला प्रश्न और आखिरी प्रश्न होगा, भारत सेवक समाज किसने की थी? भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की? बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले, भारत सेवक समाज की स्थापना। और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गोपाल कृष्ण गोखले जी ने भारत सेवक समाज की स्थापना करी थी। ठीक है दोस्तों, किसने करी थी? गोपाल कृष्ण गोखले जी ने। ठीक है, तो ये आपके 25 मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न थे। अगर आज कोई आपको दिक्कत हुई है, कोई असुविधा हुई है, तो उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। कोशिश करेंगे कल से और बेहतर चीज़ों को दें। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप हमेशा क्लासेस को ज्वाइन करें, क्योंकि आपका एग्जाम भी बहुत पास में है। ठीक है दोस्तों, और जाते जाते एक रिक्वेस्ट है आपसे कि प्लीज़ आप एक वीडियो को शेयर कर देंगे और लाइक भी कर देंगे। काफ़ी लोगों तक ने अभी तक लाइक नहीं किया है। और अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लेंगे। और पीडीएफ के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करेंगे, जो टारगेट विद अजय सर के नाम से। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग एंड सपोर्ट। ओके बाय, टेक केयर।